जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेज में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में आपको बता दिए हैं भाग 3 में कहाँ तक पढ़ लिए थे। भाग 3 में आपको हम अनुच्छेद 23 से 24 पढ़ा दिए थे। ये क्या था? 23 से 24 शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 से 24 आपको अनुच्छेद पढ़ा दिए थे। और क्या पढ़ाए थे आपको? 25 से 28 आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको भी आपको बता देते 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है। ये अब सब चीजों की भी चर्चा किए थे। इसमें बताए थे कि आपको किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप किसी भी धर्म में जाना चाहते हैं उस धर्म में आप जा सकते हैं। इतना समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अनुच्छेद 29 से 30 और 31 32। चलिए आगे उसके पढ़ते हैं। आर्टिकल 29 से 30 ये क्या है? ये आपका है शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और 31 में क्या है? 31 में आपको बताए थे, इसको आगे पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद 31 पढ़ेंगे, 32 पढ़ेंगे। 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। पर इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 में क्या है? आर्टिकल 29 कहता है कि धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा। क्या है? धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा, इन 4 चीजों पर शिक्षा से आप वो किसी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? वंचित नहीं कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए आप धर्म के हिसाब से देखिए, मान लीजिए कोई संस्था है, शिक्षा संस्था, कोई स्कूल है। क्या है? स्कूल है या कॉलेज है। क्या है? स्कूल या कॉलेज। यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या? आर्टिकल 29 और 30। इसमें कहता क्या है कि जो आर्टिकल इस मान लीजिए जो धर्म कहता क्या है? स्कूल और कॉलेज। इसके स्कूल और कॉलेज में आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी स्टूडेंट से, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें किस चीज की चर्चा की है? अल्पसंख्यक। किसकी चर्चा है? अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। क्या है? अल्पसंख्यक। यानी जो ये धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक का मतलब होता है 10% से कम। अब जो ये अल्पसंख्यक है, ये कैसे गिनती होती है, काउंट कैसे होती है? तो स्टेट लेवल पर। किससे होती है? स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल मतलब राज्य लेवल पर ये काउंट होता है। जैसे मान के चलिए इस समय जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, राज्य है, वहां पर देखेंगे तो अल्पसंख्यक बहुत कम होंगे। जैसे बौद्ध धर्म हो गए, यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। अब यही जो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म के लोग हैं। किस धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म के लोग हैं। अब वही चले जाइए आप नागालैंड, मिजोरम, उस साइड चले जाएंगे, उस साइड देखेंगे तो अल्पसंख्यक लोग में हिंदू धर्म आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? हिंदू धर्म। क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कोई धर्म में संख्या है तो वह है ईसाई धर्म का। किसका है? ईसाई धर्म का। किसका है? ईसाई। कहाँ पे? नागालैंड, मिजोरम, इस सब साइड किसकी ज्यादा संख्या है? नागालैंड में ईसाई धर्म की सबसे ज्यादा संख्या है। वहां पर हिंदू धर्म की सबसे कम संख्या है, यानी 10% से भी कम है। तो वहां पर क्या है? हिंदू अल्पसंख्यक। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा किसकी है? हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म यहाँ पर क्या है? अल्पसंख्यक नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे ईसाई कम हो गए,
10% से कम है उत्तर प्रदेश में ईसाई, तो वहाँ पे ईसाई क्या हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इतना आप समझ गए, अल्पसंख्यक का मतलब समझ गए। चलिए, वही भी कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक, मान लीजिए ईसाई धर्म के लोग हैं, चाहे बौद्ध धर्म के लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश में या बिहार में, गुजरात में या महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अगर वो अल्पसंख्यक यानी 10% से कम लोग हैं, तो उन व्यक्ति को, जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनको धर्म के हिसाब से शिक्षा में, यानी शिक्षा में उनको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव स्कूल में नहीं किया जाएगा, कॉलेज स्कूल में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यूनिवर्सिटी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म मान लीजिए वो किस धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, किसके हैं, बौद्ध धर्म के हैं। हम लोग मान लीजिए बहुत लोग हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म के, तो हम मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्म किसकी है, हिंदू धर्म का है। तो हिंदू धर्म में मान के चलिए जो स्कूल के लड़के हैं वो सब सबसे ज्यादा हिंदू धर्म है। यहाँ पे बस 5% लड़के उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के हैं। कितने हैं, बौद्ध धर्म के। तो इनको धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया कि तुम बौद्ध धर्म के हो, सबसे अल्पसंख्यक हो, आप मेरे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आपको मैं शिक्षा नहीं दे सकता, ऐसे सब क्या कर सकते हैं, ऐसे मतलब आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना समझ गए। इस तरह के भेदभाव धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ, अल्पसंख्यक जो रहेंगे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना आप समझ गए। चलिए, जाति, अब मान के अल्पसंख्यक में हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की जातियां हैं, तो वैसे भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना समझ। स्कूल कॉलेज में भेदभाव यानी शिक्षा स्कूल मिला, तो यहाँ पर कह रहा है ये आर्टिकल 29 कहता है कि धर्म, जाति, संस्कृति या भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति से शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। वो जो व्यक्ति रहेंगे कैसे रहेंगे, अल्पसंख्यक। यानी आर्टिकल 29 की चर्चा है, अल्पसंख्यक की चर्चा है। अल्पसंख्यक कहता है कि अल्पसंख्यक जो है उनको धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है कल्चर। मान लीजिए हिंदू धर्म का अलग कल्चर है, मुसलमान धर्म का अलग कल्चर है, बौद्ध धर्म का अलग कल्चर है। तो मान लीजिए हम मान लीजिए मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम मुसलमान के जो भी वहाँ पे परंपराएं हैं मुसलमान की, वैसे परंपराओं को फॉलो कर स्कूल में जा सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के परंपरा है, तो वो बौद्ध धर्म के परंपरा हम फॉलो करके स्कूल में जा सकते हैं। अब मान लीजिए स्कूल में जा रहे हैं हम बौद्ध धर्म के परंपरा को फॉलो कर तो उस आधार पर हमको कॉलेज या स्कूल में निकाला नहीं जाएगा। हम चाहे मान लीजिए हम हिंदू धर्म के हैं, हम हिंदू धर्म में आप धोती कुर्ता पहन के चले गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको भगा दीजिएगा, शिक्षा से वंचित कर दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको शिक्षा देगा। कौन देगा, स्कूल कॉलेज। कितना आप समझ गए। तो वैसे भी कोई परंपरा आप अपनाते हैं, कोई भी ड्रेस, मान लीजिए बौद्ध धर्म का ड्रेस अलग है, हिंदू धर्म का ड्रेस अलग है, तो जो भी ड्रेस आप अपना के जाते हैं कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। भाषाई आधार पर, यानी मान के चलिए कोई दक्षिण भारत से तमिल कोई बोल रहा है, वो व्यक्ति आ जाए यूपी में शिक्षा लेने, क्या करने, शिक्षा लेने, तो क्या उसको भाषा के आधार पर उसको शिक्षा नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भाषाई आधार, मान लीजिए यूपी में आ गए, तमिलनाडु के 2% 4% लोग हैं, तो वो क्या है, एक तरह से अल्पसंख्यक है। क्या है, अल्पसंख्यक है। तो उनको भाषाई आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, शिक्षा से, शिक्षा से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। इतना समझ गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 29। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 में क्या कहता है, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 कहता है जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, कैसे हैं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक लोग, यानी अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसको मान के चलिए तमिलनाडु के लड़के हैं, या मान के चलिए बौद्ध धर्म के, कैसे हैं, बौद्ध धर्म के कुछ लड़के हैं, क्या हैं, कुछ
लड़के यानी विद्यार्थी हैं। कैसे हैं? विद्यार्थी हैं। वो क्या है? यूपी में क्या है? वो अल्पसंख्यक हैं। क्या है? अल्पसंख्यक, क्योंकि इनकी संख्या यूपी में बहुत कम है, 10% से कम है, इसलिए वो क्या है? अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध धर्म के लोग। अब मान लीजिए यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ यही जो बौद्ध धर्म के लड़के हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आके क्या कर लिए? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन ले लें। क्या ले लें? एडमिशन ले लें। तो क्या इनको अगर जाएंगे अपना ड्रेस पहनकर, यानी अपने परंपराओं को फॉलो कर कॉलेज में जाएंगे, तो इनको क्या लगेगा? एक तरह से शर्म लगेगा, शर्माएंगे लोग। मान लीजिए इनकी जो ड्रेस है अलग है, हिंदू धर्म की ड्रेस अलग है, तो इनको क्या कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये सोचेंगे कि यार बेइज्जती महसूस होगा। क्या होगा कि मान के आसानी भाषा में बता रहे हैं कि मान लीजिए आप 10 लड़के हैं, वहां पे कोई धोती कुर्ता पहन के चला जाए तो उसको क्या कंफर्टेबल लगेगा? नहीं लगेगा, उसको लगेगा यार कुछ भी। इसलिए ये बौद्ध धर्म के लोग हैं तो इनको अलग शिक्षा, ये अलग अपना संस्थान बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अलग से स्कूल बना सकते हैं, स्कूल या कॉलेज बना सकते हैं। और जो ये कॉलेज स्कूल रहेगा, ये भारत सरकार यहाँ पर टीचर भेजेगी। क्या भेजेगा? टीचर भेजेगा। भारत सरकार उस टीचर को सैलरी भी देगी। क्या देगी? सैलरी भी देगी। जो सुविधा रहेगी वो भारत सरकार देगी। यानी इनको अपना अलग से शिक्षा भी अपना स्कूल बना सकते हैं। और अपना जब संस्थान बनाएंगे तो वहाँ पे भारत सरकार आपको टीचर देंगे, वहाँ पर टीचर को सैलरी देगी। जो सुविधा टीचर को दे तो वो दिया जाएगा, जो स्टूडेंट को सुविधा दे तो वो दिया जाएगा। इतना समझ गए? चलिए, तो किसमें कहा गया है? 30 में। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 30 में। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं। आगे क्या है? आर्टिकल 31। इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार। इसमें समझिए, जो ये संपत्ति का अधिकार है ये पहले मूल अधिकार था। कैसा था? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार है। आपको बताया है ना कि जो ये किसमें था संपत्ति का अधिकार? 19(6) में। किसमें था? आर्टिकल 19(6) में था ये शिक्षा संपत्ति का अधिकार। तो जो ये क्या है? आपका मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। लेकिन वर्तमान समय में ये मूल अधिकार नहीं है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। उस समय जब ये कानूनी अधिकार बनाया गया, जब 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको कानूनी अधिकार बनाया गया, तो उस समय सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। उस समय समझिए क्यों इसको कानूनी अधिकार बना। जब पहले ये मूल अधिकार संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले मूल अधिकार था, क्या आवश्यकता पड़ी कि इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया? इसको देख लीजिए। देखिए, मान के चलिए ये मान लीजिए आपका जमीन है। क्या है? किसी व्यक्ति का ये जमीन। क्या है? जमीन है। ये पहले मूल अधिकार में था, जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार में था। मान लीजिए किसी का जमीन है, और पहले ये कहा गया था कि जो जमीन है अगर आपके नाम रजिस्टर है तो वो आप ही का रहेगा, यानी आपका मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार कहा जाता है कि कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकार को, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई आम पब्लिक हो, आपके मूल अधिकार को नहीं छीन सकता। अगर वो आपके मूल अधिकार का हनन करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। इतना समझ में आया? तो ये क्या था? आपका मूल अधिकार था। क्या था? मूल अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार था। तो मान के चलिए आपका क्या है? जमीन है। जमीन। अब भारत सरकार समझिए, भारत सरकार मान लीजिए कुछ रोड बना रही है। क्या बना रही है? रोड बना रही है। चाहे ब्रिज बना रही है, चाहे रोड बना रही है, चाहे रेलवे ट्रैक बना रही है, रेलवे ट्रैक यानी जो लाइन बिछाई जाती है वो बन रहा है। मान के चलिए सपोज, ठीक है, मान के रोड बन रहा है। क्या बन रहा है? रोड।
रोड बन रहा है, यहाँ से मान लीजिए बनते हुए जा रहा है, बनते हुए जा रहा है, और बीच में आपका जमीन पड़ जाए, कितना पड़ जाए, बीच में आपका जमीन पड़ जाए, आपका मान लीजिए बहुत ज्यादा 2-3 बीघा तक जमीन पड़ जाए बीच में, और अगर आप मान लीजिए भारत सरकार करे कि अपना जमीन मुझे दे दीजिए, मैं उसका मुआवजा दूंगा, यानी जितना आप जमीन की कीमत होगी उसको मैं दूंगा, लेकिन आप इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा जमीन वहीं पे रहे, मैं किसी सरकार को नहीं दूंगा, मेरा जमीन मेरा रहेगा। तो ये आपका मूल अधिकार था पहले, अगर सरकार आपसे जबरदस्ती करती जमीन छीनने के लिए, दिक्कत हो जाती, क्योंकि आपका वो मूल अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, हाई कोर्ट में चले जाते, तो सरकार जमीन नहीं छीन पा रही थी, ठीक है, सरकार जमीन नहीं ले पा रही थी, इसलिए वो अपना रोड मांग चाहे रोड जा रहा है तो वो अपना इस तरह घुमा के ले जा रही है, किस तरह ले जा रही है, इस तरह घुमा के ले जा रही है। अब इस तरह घुमा के ले जाएगी इतना, अब यहाँ से सीधा ले जाएगी, तो जो मान चलिए जो रोड यहाँ से जाना था, जो रोड यहाँ से जाना था वो कितना घूम के गया है, इतना घूम के गया है, यानी जो इतना घूम के जा रहा है रोड, इसमें बहुत ज्यादा खर्च लगेगा, जो दूरी है वो तो बहुत ज्यादा है ही है, इसमें बहुत ज्यादा खर्च भी लगेगा, वर्कर ज्यादा लगेगा, समय लग जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए जब देखा गया, मोरारजी देसाई सरकार थी, किसकी थी, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की सरकार थी, इन्होंने देखा ये गलत है, क्या है, गलत है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जब भारत के लोग ऐसे करेंगे तो भारत का विकास कैसे होगा, जब अपने संपत्ति को भारत सरकार को नहीं देंगे, यहाँ तक कि भारत सरकार उसको मुआवजा को भरने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा अपना एक संविधान संशोधन लाए, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाए, और इस जो संपत्ति का अधिकार है, क्या है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के जो अधिकार है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिए, कानूनी अधिकार कर दिए, क्या कर दिए, कानूनी अधिकार कर दिए, क्या कर दिए, कानूनी अधिकार, यानी भाग 12 300 आर्टिकल 300 क में रखा गया है, इसको इसमें रखा गया है, कानूनी अधिकार को भाग 12 आर्टिकल 300 क में रखा गया है। कौन सा संविधान संशोधन करके 44वां संविधान 1978 में कौन सा सरकार ने की थी, मोरारजी देसाई सरकार ने किया था, और जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब ये, अगर अब सरकार चाहेगी, अगर आपकी जमीन है बीच में, मान लीजिए तो जमीन था, अगर सरकार चाहेगी तो आपको जमीन को छीन लेगी राष्ट्रीय हित के लिए, किसके लिए, पर्सनल के लिए नहीं, ये नहीं कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं अपने पर्सनल आवास बनाने के लिए आपकी जमीन छीन लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हो, अब आप अपने पर्सनल जमीन के लिए नहीं छीन सकते हैं, राष्ट्र हित के लिए, राज्य हित के लिए, यानी अपने समाज के लिए जमीन छीन सकते हैं। जैसे रोड बन रहा है, रोड किसके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो रोड बन रहा है बीच में, तो वहां पे दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे अगर बीच में आपकी जमीन पड़ जाती है तो आपके सरकार जो है जमीन छीन सकती है, और जब जमीन आपको छीनेगी कानूनी अधिकार से, तो उसी कानूनी अधिकार से आपको क्या दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, यानी जितना आपका जमीन छीनेगी उतना उस जमीन की कीमत देगी कौन, सरकार, कौन देगी, सरकार देगी, मुआवजा देगी। इतना समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई, तो कौन संविधान संशोधन के क्वेश्चन पूछता है, जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कौन सा संविधान संशोधन कर, कौन संविधान संशोधन का बनाया गया है, 44वां संविधान संशोधन का 1978 में, क्यों कब बनाया गया, 44वां संविधान संशोधन को 1978 में बनाते हैं, क्या, कानूनी अधिकार। ये पहले किस तरह का था, संपत्ति का अधिकार। इतना समझ गए आर्टिकल 31 में क्या है, और यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछिए। चलिए, आप समझते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको संविधान का आत्मा कहते हैं। संविधान क्या कहते हैं, आत्मा या हृदय कहते हैं, दोनों कहते हैं, संविधान का आत्मा और संविधान का हृदय किसको कहते हैं, आर्टिकल 32 को, किसको कहते हैं, आर्टिकल 32 को।
आर्टिकल आर्टिकल 32, इसमें क्या है? संवैधानिक संवैधानिक उपचार। किसकी चर्चा है? संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32 में किसी की चर्चा है? संवैधानिक उपचार। किसकी चर्चा है? संवैधानिक उपचार। इस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने क्या कहा है? इस आर्टिकल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? आत्मा। क्या कहा गया है? संविधान का आत्मा एवं संविधान का हृदय। क्या कहे हैं वो? संविधान का आत्मा एवं संविधान का हृदय। किस व्यक्ति ने कहा था? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्या कहा है आर्टिकल 32 को? आत्मा एवं हृदय। क्या कहा है? आत्मा एवं हृदय। संविधान का आत्मा एवं हृदय। इस बात को याद रखिएगा। इतना समझ गए? चलिए, जो आर्टिकल 32 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 तरह के राइट दिए गए हैं, ऑर्डर दिए गए हैं। कितने प्रकार दिए हैं? 5 प्रकार के ऑर्डर यानी राइट दिए गए हैं, रिट दिए गए हैं। देखिए, जो आर्टिकल 32 है, जो आर्टिकल 32, इसमें आपके जितने भी मूल अधिकार हैं, जो आर्टिकल 32 है आपका 12 से 35 तक जो ये मूल अधिकार हैं, ये सभी मूल अधिकारों का गारंटी कौन लेता है? आर्टिकल 32। कौन लेता है? आर्टिकल 32। अगर इस आर्टिकल में से किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन होगा तो कौन लेगा आर्टिकल? आर्टिकल 32। कौन गारंटी लेगा? आर्टिकल 32। यही आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपके मूल अधिकार को कोई हनन करता है, यानी आपके मूल अधिकार को कोई गवर्नमेंट छीनती है, कोई आम पब्लिक छीनता है, कोई भी व्यक्ति आपके मूल अधिकार को छीनता है, तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, किसका? आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट आप जा सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, जो सबसे ऊंचा न्यायालय है, जो दिल्ली का सबसे ऊंचा न्यायालय है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वहां पे आप जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। अगर आप आर्टिकल 32 का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर आपका आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं सकते, डायरेक्ट आर्टिकल 32 को छोड़कर आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 को छोड़कर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट में। उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में। इतना समझ आया? तो आप डायरेक्ट अगर जाना चाहते हैं तो किस आर्टिकल का प्रयोग करके जा पाएंगे? आर्टिकल 32 का प्रयोग कर। ये भी डायरेक्ट जाने की कुछ शर्तें हैं कि अगर आपका मूल अधिकार का हनन हुआ हो तब आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज में आपका संपत्ति कोई लूट लिया है तो आप वो मूल अधिकार में है फिर भी आप चले जाएंगे कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 कहता है कि मैं गारंटी लेता हूँ, तो अगर आपके मूल अधिकार कोई व्यक्ति छीनता है, गवर्नमेंट छीनती है, तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करिए और तुरंत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। कहाँ जाइए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज क्या अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पावरफुल होते हैं। अगर एक बार किसी चीज को आदेश दे दिए तो उनको बात को काटने के लिए किसी के अंदर क्षमता नहीं कि उनकी बात को कोई काट दे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात बहुत पावरफुल होते हैं। उनके बारे में जब हम बताएंगे, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी बीच बीच में करते रहेंगे, जब आता रहेगा ऐसा पॉइंट तो आपको बताते रहेंगे। इतना समझ में आया? अभी आपको बताएंगे हाईवेज पर्पस में इसकी चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। देखिए, आर्टिकल 32 समझ गए आप? आर्टिकल 32 को कहा जाता है मूल अधिकार बनाने वाले अधिकार। मूल अधिकार को बनाने वाले मूल अधिकार किसको कहा जाता है? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। इतना समझ गए? आर्टिकल 32 कितना इंपॉर्टेंट है। यही आपके जो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है, यानी मान लीजिए लोक नियोजन किसमें है? अनुच्छेद
16 में जाति धर्म जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं है किसने है? आर्टिकल 15 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किसने है? आर्टिकल 17 में। अगर ये किसमें आपका सब मूल अधिकार में, अगर इस तरह के कोई मूल अधिकार कर्मा या आपके साथ कोई छुआछूत करता है तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये है पावर आर्टिकल 32 की। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा कहा जाता है, यानी संविधान का हृदय कहा जाता है। संविधान का ऋण किसे कहा जाता है? ये आपको बता चुके हैं। संविधान का ऋण किसे कहा जाता है? आर्टिकल 19 को। किसे कहा जाता है? आर्टिकल 19 को। इतना समझ गए? चलिए, ये आर्टिकल आत्मा, संविधान का आत्मा, संविधान के हृदय किस व्यक्ति ने कहा था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनके जितना बात करें उतना कम। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, कानून हर प्रकार के कानून में पढ़े थे। उनको जब हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री में तब बताएंगे क्या क्या किए थे, वो कितने डिग्रियां लिए थे और कौन कौन से उनके पूरे संविधान सभा में, पूरे जितनी संविधान सभा बैठी थी उसमें सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। कानून के मामले में, नियम कानून के मामले में सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। उनके बराबरी का, ऊपर नहीं बराबरी का जो व्यक्ति थे उनका नाम था वीएन राव। वो संविधान सलाहकार थे। क्या थे? संविधान सलाहकार। वो भी बहुत अच्छे थे, जो कानून के मामले में बहुत अच्छे ज्ञान रखते थे। वो भी इतना समझ गए। कौन? वीएन राव। उसके बाद कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। क्यों चुना गया था इसको भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इतना समझ गया आप? इसमें आपको बताएं कितने प्रकार के रेट दिए गए हैं। ऑर्डर ऑफ कोर्ट कितने प्रकार का रेट दिया है इसमें? रेट 5 टाइप का रेट दिया गया है। कितना? 5 टाइप का रेट दिया गया है। वो 5 टाइप कौन कौन से हैं? पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में। इसको पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है परमादेश। क्या है? परमादेश। उसको मैंडमस बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसमें किसी की चर्चा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है शरीर प्रस्तुत करना। क्या कहता है? शरीर प्रस्तुत करना। ये कहाँ का भाषा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण किस शब्द का भाषा है? लैटिन शब्द का भाषा है। किसका है? लैटिन शब्द का भाषा है। इसमें क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर प्रस्तुत करना। क्या करना है? शरीर प्रस्तुत करना। इसका मतलब क्या है उसको देखिए। इसका मतलब है अगर आप कोई अपराध करते हैं या अगर आप अपराध नहीं करते हैं, अगर आपको फालतू में फंसाया जा रहा है, जो दरोगा होते हैं, थाना के दरोगा चाहे इंस्पेक्टर जो होते हैं, दरोगा इंस्पेक्टर सीओ जो भी होते हैं, डीएसपी जो भी लोग हैं, एसपी जो होते हैं, मान लीजिए वो आपको गिरफ्तार कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? गिरफ्तार यानी अरेस्ट कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? अरेस्ट कर लिए हैं। अगर कोई हम अपराध करते हैं, क्या करते हैं? कोई छोटा बड़ा अपराध करते हैं, बहुत छोटा अपराध, किसी को गाली गलौज देते हैं, 2-4 थप्पड़ मार देते हैं, ये दरोगा साहब हैं, ये अरेस्ट कर लें। क्या कर लें? आपको अरेस्ट कर लें। तो ये दरोगा साहब आपको अरेस्ट करेंगे तो आपको बताए हैं आर्टिकल 22 में, क्या बताए हैं? आर्टिकल 22 में बताए हैं कि जब आप कोई अपराध करते हैं, अगर कोई आप अपराध करते हैं, छोटा या बड़ा, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा अपराध करेंगे तो आपको बिना वारंट कर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। क्या कर लेगी?
बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अगर आप छोटा अपराध करते हैं तो आपको वारंट दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप अपराध करते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर किसके पास ले जाया जाएगा? जज के पास या किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। इतना समझ गए? 24 घंटे के बाद। अब मान लीजिए दरोगा साहब हैं, कौन है? दरोगा साहब, गरुड़ भाई अलग है। ये मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मान लीजिए छोटा बड़ा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो छोटा अपराध कर दे, किसी का मान लीजिए गाली गलौज दे दिया है, 2-4 थप्पड़ मार दे किसी व्यक्ति को, अगर उसको अरेस्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? अरेस्ट। और अरेस्ट करने के बाद इनको 24 घंटे के बाद किसके पास ले जाना चाहिए? जज या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए। ये भाई साहब एक हफ्ते तक, 7 डेज, एक हफ्ते तक इन्होंने अपने थाना में ही बंद कर दिया, लॉकअप में। क्या कहते हैं? लॉकअप। उसमें जेल नहीं होता है, थाने में लॉकअप होता है, जो छोटा सा होता है 2-4 दस आदमी कराने के लिए। तो वो अपने मान लीजिए 7 दिन तक अपने लॉकअप में बंद कर दिए किसी व्यक्ति को। कितने दिन तक? 7 दिन तक, 14 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक मान लीजिए बंद कर दिए। ठीक है, 5 दिन तक बंद कर दिए। इनके जो जो व्यक्ति अपराध किया होगा उसके भी घर वाले जो लोग रहेंगे, ये दरोगा उनको छोड़ ही नहीं रहा है, घर के लोग परेशान हैं। तो वो जो व्यक्ति हैं, घर के जो लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो उनको 32 क्या कहता है? आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए। कहाँ जाइए? सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं छोड़ा है तो उसके फैमिली के लोग किसी सुप्रीम कोर्ट को वकील पकड़कर कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जब वो महिला चाहे पुरुष जाएगा, उसके घर के लोग, और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब से कहेंगे कि मेरे घर के व्यक्ति इतना अपराध किया है, किसी को गाली 2-4 थप्पड़ मार दिया है, वो पुलिस दरोगा वाले थाने के जो इंचार्ज हैं वो 7 दिन तक यानी 7 डेज तक क्या किए हैं? उस व्यक्ति को पकड़ कर रखे हैं। तो जज क्या करेगा? हाईवे स्तर पर बंदी पत्तीकरण लगाएगा। क्या बनाएगा? हाईवे स्तर पर यानी बंदी पत्ती अच्छीकरण। वो तुरंत वहां से एक लेटर भेजेगा, बंदी पत्ती अच्छीकरण कहता है। इनको तुरंत छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुरंत छोड़ना पड़ेगा। या 24 अगर तुरंत क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। या बहुत बड़ा अपराध कर दिए हैं और बहुत ज्यादा दिन तक रख रहे हैं, बहुत मान लीजिए कोई चीज का मर्डर कर दिए और आपको 20 दिन तक लॉकअप में ही रखें, तो ये गलत है। वो 24 घंटे के अंदर किसके पास ले जाएंगे? मजिस्ट्रेट के पास। अगर उसके बावजूद भी नहीं ले जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 का प्रयोग कर। तो अब वहां पे जो जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट, वो डिसाइड करेंगे कि आपने छोटा क्राइम किया है या बड़ा क्राइम किया है। अगर आपने छोटा क्राइम किया है तो आपको बेल दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? बेल दी जाएगा, लेकिन आपको मुकदमा चलता रहेगा। अगर आप किसी का मर्डर कर दिए हैं तो आपको तुरंत कहाँ कर देगा? जेल कर देगा, जुडिशियल कस्टडी, जेल में भेज देगा। कहाँ भेज देगा? जेल में भेज देगा। इतना समझ गए? तो आप 24 घंटे के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। अगर उसके बाद जब आप पता चल जाएगा कि दरोगा साहब ने, इस थाने के दरोगा साहब, इस थाने के इंचार्ज साहब इतने दिनों तक इस व्यक्ति को लॉकअप में रखा है, तब उसके बाद इनका हिसाब किया जाएगा। दरोगा साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत पावरफुल होते हैं, अपने झाड़ देंगे 2-2 मीटर बढ़िया बढ़िया जाना को। जो देखिए डीएसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, डीजीपी, जितने लोग हैं इनको सभी लोग को सुप्रीम कोर्ट बढ़िया से बढ़िया झाड़ देता है। जो डीजीपी होते हैं बहुत बहुत बड़ा पद होता है। क्या होता है? स्टेट के मुख्यमंत्री को डीजीपी बहुत बड़ा पद होता है, पुलिस अधिकारी होता है, बहुत बड़ा पद होता है। उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट बढ़िया झाड़ देता है। तो ये दरोगा साहब क्या उनके आगे। इतना समझ में आया? चलिए, आप बंदी को ठीक समझ लिए। तो अगर आपको 24 घंटा के अंदर आपको कोई व्यक्ति किसी थाने में रखता है तो आप हैबियस तौर पर यानी आर्टिकल 32 का प्रयोग कर कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश देगा उस थाने को, उसको छोड़िए, हमारे पास क्या करिए? शरीर प्रस्तुत करिए, आप उसको हमारे कोर्ट में प्रस्तुत करिए। इसी को कहा था शरीर प्रस्तुत करना। उस व्यक्ति को हमारे कोर्ट में प्रस्तुत करिए और जिसने इसको पकड़ के रखा है वो भी आए, यानी दरोगा को भी बुलाएंगे और दोनों को झाड़ देंगे। कि अगर वो बड़ा क्राइम किया तो उसको जेल कर देंगे, जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। उसके बाद दरोगा को झाड़ देंगे कि आपने 24 घंटे के अंदर अपने पास के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके वहां पर क्यों नहीं ले गए हैं। उसके बाद अगर नहीं ले गए होंगे 24 घंटे के अंदर तो अच्छे से झाड़ देंगे। इतना समझ में आया? चलिए, ये क्या है आपका? जुडिशियल कस्टडी।
जो जुडिशियल सॉरी क्या है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबियस कॉर्पस। जो आपका हाइबियस कॉर्पस है ये आपको कहाँ नहीं लगता है, निवारक, यहाँ पर हाइबियस कॉर्पस निवारक निरोधक निरोध को नहीं लगता, निवारक निरोध को नहीं लगता है जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हाइबियस कॉर्पस। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आपको बताया है निवारक निरोधक में शक के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। किस पर कर लेगी, शक के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। और जब शक के आधार पर गिरफ्तार करती है तो 3 मंथ तक आपको गिरफ्तार करके रखती है। कितने मंथ तक रखती है, 3 मंथ तक। तो आपको 3 महीने तक गिरफ्तार रखेगी। तो इस पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होगा, नहीं होगा। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण जब आपको 24 घंटे के अंदर कोई गिरफ्तार किया, 24 घंटे के अंदर कोई दरोगा आपको नहीं ले जा रहा है मजिस्ट्रेट या जज के पास, तब आप उस बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग कर सकते हैं। इतना आप समझ रहे हैं आपको। तब उसमें जब करेंगे तो उसमें सही प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो अपराधी रहेगा उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। कहाँ पे, कोर्ट में। इतना समझ में आया आपको। चलिए, किसमें था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आर्टिकल 32। इतना आप समझ देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबियस कॉर्पस। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। इतना आप समझ में आया। चलिए, दूसरा क्या है, पहला पढ़ ले बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या है, परमादेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। क्या बोलते हैं, मैंडमस, परमादेश। क्या है, परमादेश। दूसरा क्या है, परमादेश मैंडमस, इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। ये किस चीज की चर्चा करता है, इसको ये परमादेश मतलब ये आदेश देता है। क्या देता है, आदेश। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। क्या करता है, आदेश देता है। जैसे समझिए, कैसे क्या करेगा। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, क्या है, स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कभी देखते होंगे, आप छोटे रहे होंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, चाहे इंटर के जो स्टूडेंट है, सरकारी स्कूल के जो इंटर के स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो इंटर में पढ़ते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए मान लीजिए वहाँ पे जो टीचर होते हैं सरकारी स्कूल के, वो आते तो हैं, डेली स्कूल आते हैं, वो अपने हाजिरी पूरा करते हैं, डेली अपने रजिस्टर पर हाजिरी पूरा कर देंगे, मैं स्कूल आया था, वो दिखाएंगे। लेकिन क्लास में जाकर अपना क्लास नहीं लेंगे, लेक्चर नहीं लेंगे, वो आके बैठे रहेंगे। क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 21 में, क्या आर्टिकल 21A में क्या कहा गया है, आर्टिकल 21 में कहा गया है शिक्षा का अधिकार। क्या है, शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब कि आपको क्या है, शिक्षा का अधिकार है, आपको शिक्षा के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। तो ये बताइए, जो स्टूडेंट हैं 9 क्लास के, 10 क्लास के, 11th के, 12th के जो स्टूडेंट हैं, और जो टीचर आते हैं और वो अपना हाजिरी पूरा कर बैठे रहते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, लेक्चर नहीं लेते हैं, इसका मतलब जो स्टूडेंट है 9वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, इसका मतलब कि उस स्टूडेंट का शिक्षा नहीं दे रहे हैं आप, लेक्चर नहीं दे रहे हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं, उसका आप क्या कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसका जो अधिकार है, अधिकार, जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 21 का है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसका अधिकार का हनन कर रहे हैं। इसका शिक्षा मतलब आर्टिकल 21 क्या कहता है, कहता है आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, तो इसको शिक्षा आप कहाँ दे रहे हैं, आप आकर बैठे हुए हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो उस समय उस स्टूडेंट का शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा का हनन हो रहा है। वहां पे क्या रहा है, उस मूल अधिकार का हनन रहा है। मूल जो शिक्षा का अधिकार है कैसा है, मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। तो जो हनन कर रहे हैं, आप जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। किसमें कहा गया है, परमादेश मैंडमस में कहा गया है कि आप आर्टिकल 32 का प्रयोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति और कोई टीचर आपके मूल अधिकार को छीन रहा है, तो आपको शिक्षा नहीं दे रहा है कोई टीचर, आप 10 में पढ़ रहे हैं, आपको कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करेगा, वो आपका मूल अधिकार का हनन कर रहा है। शिक्षा नहीं दे रहा तो आपको मूल अधिकार का हनन करेगा, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है वो किसमें है, मूल अधिकार में। तो आपको मूल अधिकार को छीन रहा है। जब वो आपको मूल अधिकार को छीन रहा है, तो आप आर्टिकल 32 प्रयोग में कहाँ जा सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट उनका हिसाब करेगा। क्या करेगा? हिसाब करेगा। इस व्यक्ति को क्यों क्यों नहीं शिक्षा दे रहे हैं, इसका शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? वहाँ पर टीचर को अच्छे से समझा देगा सुप्रीम कोर्ट। इतना समझ में। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दीजिए कि नहीं, ये व्यक्ति आके मुझे पढ़ाता नहीं है, बस बैठा रहता है। अगर साबित करें तभी ठीक है। चलिए, दूसरी चीज क्या है, मान के चलिए कभी कभी आप देखते होंगे जो डॉक्टर लोग होते हैं, सरकारी स्कूल के डॉक्टर, सॉरी, जो मान के सरकारी हॉस्पिटल के, स्कूल के नहीं, हॉस्पिटल के, जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते हैं, मान लीजिए डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में हर चीज की क्या है, सुविधा है। आपको हेल्थ की सुविधा है। किसमें कहा गया है? 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसमें हेल्थ की बातें कही गई हैं 21 में। तो जो डॉक्टर होते हैं, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बहुत सरकारी हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि इसको बगल में लिटा दीजिए, शिफ्ट करा दीजिए, यानी इसको दूसरे लेके जाइए, रेफर कर देते हैं। तो जब आप किस तरह डॉक्टर हैं, रेफर करने के लिए या प्राइवेट यहाँ पे ले जाइए, वहाँ पे ले जाइए। अगर आपको दिया गया डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है, आपको ऑपरेशन करना तो आता होगा, सब सुविधा सरकार दे रही है, तो क्या करते हैं, वहाँ से भेज देते हैं कि जाइए वहाँ पर ले जाइए। वहाँ तो लोग डरे रहते हैं कि उनको जान बचाना रहता है, इसलिए वहाँ से उस व्यक्ति को लेकर चले जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। पैसे की चिंता नहीं करते हैं क्योंकि उनको जान बचा रहता है। तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं वो उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। परमानेंट क्या ले सकते हैं? परमानेंट एक्शन लेते हैं। इसके आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं इस डॉक्टर ने रेफर कर दिया, इस डॉक्टर ने भर्ती नहीं किया है, रेफर कर दिया, तो इस डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इतना आप समझ गए कि परमानेंट क्या कर रहा है। परमानेंट क्या करता है? आदेश देता है। क्या देता है? आदेश देता है। अगर किसी आपके मूल अधिकार को उल्लंघन होता है, अगर आप उस चीज को साबित कर दिए, परमानेंट क्या करता है? आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या देगा? आदेश देगा। आदेश देने के बाद उसकी अवहेलना करते हैं। अगर मान लीजिए जो टीचर हैं वो आदेश दे दिया कि आप बच्चों को पढ़ाइए, अगर उसके बाद भी आप नहीं पढ़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको टर्मिनेट कर देगा। क्या कर देगा? उसकी स्कूल को ही टर्मिनेट कर देगा। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो सारे टीचर, सभी लोग को टर्मिनेट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा पावर होता है। टर्मिनेट का मतलब सीधे समाप्त, सस्पेंड का मतलब होता है समाप्त नहीं, सस्पेंड का मतलब होता है कुछ समय के लिए उसको हटाया गया है, और टर्मिनेट का मतलब होता है एकदम जड़ से ही उखाड़ देना, उसको टर्मिनेट करते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में आएंगे तो और दो ठे हैं, इसके 5 रीड बताएं। कितने बताए हैं? 5 रीड। आपको 2 समझा दिए हैं, कल से 3 रीड और समझा देंगे। उसके बाद 33, 34, 35, उसके बाद मूल अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा। उसके डीपीएसपी स्टार्ट कर देंगे। इतना समझ में आया? आज के लिए इतना रहते हैं। जय।